Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Radhya Classes. तो Radhya Classes comes with the one short series of chemistry. तो अब फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की वन शॉट भी जो है स्टार्ट कर दी गई है उसकी सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सोल्यूशन के साथ। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर। तो इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर का वन शॉट जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सोल्यूशन। तो सबसे पहले सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो सोल्यूशन को अगर बेसिक बेसिक उसका समझा जाए तो माइंड में एक एग्जांपल याद रखो, नमक वाला पानी या शुगर सोल्यूशन, चीनी वाला पानी, ठीक है। तो क्या टर्म्स होती हैं, आपके पास पानी है, पानी के अंदर आपने क्या किया, शुगर को ऐड कराया, ठीक है। शुगर जब ऐड करा रहे हैं तो शुगर जिस चीज को ऐड कराया दैट इज सोल्यूट, और जिस चीज के अंदर ऐड कराया वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट, ठीक है। तो द अमाउंट द सब्सटेंस विच इज एडेड उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिस चीज में ऐड करा रहे हैं इन विच इट इज एडेड दैट इज नोन एज सोलवेंट, और दोनों को मिक्स करा देंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कब मिक्स होते हैं, जब एक पोलर सब्सटेंस दूसरे पोलर सब्सटेंस में मिक्स हो जाता है ना, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। नॉन पोलर में मिक्स हो सकता है, पोलर पोलर में मिक्स हो सकता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल में आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, पानी का बीकर लिया, उसके अंदर शुगर को ऐड कराया, तो वो जो वाटर है थोड़ा बहुत जो है पानी था वो मीठा हो जाएगा। फिर हमने और पानी मिलाया, वो और मीठा हो जाएगा, फिर और मिलाया तो वो और मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते जा रहे हैं हम, उसकी शुगर की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। अब क्या किया, जब इसको ऐड करा दिया तो एक चीज क्या होती है, जो चीनी के पार्टिकल्स थे ना वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और इतना कोलाइड करते हैं कि वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कोलाइड करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो जब कभी भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर वो आपस में मिक्स भी होते हैं, वो कोलाइड करके एक दूसरे से क्या करते हैं, सेपरेट भी हो जाते हैं। तो मतलब डिसोल्यूशन भी हो रही होती है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रही होती है इकट्ठे इकट्ठे। मतलब बीच में मिक्स भी हो रहे हैं, सेपरेटेड आउट भी हो रहे हैं, मिक्स भी हो रहे हैं और सेपरेट आउट भी हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, ऐसा सोल्यूशन भी होता है कि आप चीनी मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, अब और चीनी जो है मिलना बंद हो गई, तो उस टाइम पे उस सोल्यूशन को क्या बोल देते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं। जब तक मिक्स हो रहा है उसके अंदर शुगर, दैट इज अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, बट जब मिक्स होना बंद हो गया तो उसको क्या बोल देते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक। तो अब आप देखो, सोल्यूट प्लस सोलवेंट अगर हम देखें इज इक्वल टू सोल्यूशन, सोल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके सोल्यूशन बना दिया। सॉल्युबिलिटी, पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर solvent and non-polar solute in non-polar solvent, like dissolve like का फिनोमिना हो गया। When a solid solute is added to a solvent, some dissolve and its concentration increases. वही बताया, मीठा पानी हो जाता है। This process is known as dissolution. Some solute particle in solution collide with solid solute particles और and get separated. वो उससे separate हो जाते हैं। इस process को बोलते हैं crystallization, ठीक है। crystallization is equal to dissolution जब इन दोनों का रेट बराबर हो गया। A stage is reached, ऐसी stage जहाँ पे two processes occurs at the same time पे हो रही हैं। Under such condition, number of solute particles going into the solution गए will be equal to the solute particles separate हो गए, बन रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम वहां पर आ चुका है। Such a solution in which no more solute can be dissolved, जब और सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता तो उसको बोल देते हैं यहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और जब तक ऐड हो रहा है तो वो सोल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। दैट इज द बेसिक। अब आगे इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट टेम्परेचर पे पढ़ना है और प्रेशर पे पढ़ना है। टेम्परेचर का आप 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर पे पढ़ चुके हो, दैट इज अंडर द लीचर्ट लायर प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। सोल्यूशन जो है उसमें क्या हो रहा है, जो मिक्सिंग है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक होगी मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करेगी,
तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? तो प्रेशर में क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते रहोगे, जो गैसियस पार्टिकल हैं वो क्या होते रहते हैं, लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होते रहते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, गैसेस मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। पार्टिकल्स की मिक्सिंग जब भी करानी होती है, मिक्सिंग के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है वो ज्यादातर कौन सी यूज होती है, मोल फ्रैक्शन यूज होती है, जब दो पार्टिकल्स को आपस में क्या कराना है, मिक्स कराना है। दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें दो चीजों को मिक्स, दो एक को दूसरे के अंदर मिक्स कराना है, हमने गैसेस को लिक्विड के अंदर मिक्स कराना है, तो गैसेस के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे जिसको मिक्स कराना होता है। तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट। द सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। ये हेनरी ने बताया था, इसलिए इसको हेनरी लॉ बोला जाता है, ठीक है। फैक्ट के एच, ये देखो ग्राफ देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो स्लोप पे आया दैट इज के एच। के एच किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला, गैस की नेचर कैसी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, तो इन चार फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लो। अब प्रेशर क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना उनको क्लोज कर देता है। अब इतना ज्यादा भी प्रेशर ना लगाओ कि गैसेस लिक्विड के अंदर तो मिक्स हो गई, लेकिन क्या हो, वो सॉलिड फॉर्म में ना चली जाए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज ना हो जाए, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, ये ध्यान रखना होता है। अब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को बहुत ज्यादा लो भी मत करो कि फोर्स, जो उनका पार्टिकल्स का मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत जो है वो उसमें होना चाहिए, टेम्परेचर को लो नहीं करना है, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि ऐसी गैसेस भी यूज नहीं करनी जो हाईली जाके सॉल्युबल हो जाए लिक्विड के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी गैसेस भी मत लो जो लिक्विड के अंदर जाके टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, या क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये बात थी जब गैसेस को लिक्विड के अंदर मिक्स कराया, ये किसने बताया, हेनरी ने बताया। अब अगला आ जाता है राउल्ट्स। राउल्ट्स ने क्या किया, वेपर प्रेशर की बात करी, लिक्विड और लिक्विड की, ठीक है। तो पहले ग्राफ को समझते हैं फिर रीडिंग करेंगे। अब क्या था, एक लिक्विड था ए जिसका पार्शियल प्रेशर था पी नॉट ए, दूसरा लिक्विड था बी जिसका पार्शियल प्रेशर था पी नॉट बी, ठीक है। अब एक्स ए और एक्स बी इनके मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, ये इसका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और इतना पता है एक्स ए और एक्स बी जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास सिर्फ प्योर फॉर्म में ए है, ठीक है, सिर्फ ए है, तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन भी ए का होगा, बी क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स ए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, जब वो प्योर फॉर्म में है। जब बी प्योर फॉर्म में है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल होता है। जैसे 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 हम मिक्सिंग करते रहेंगे तो ए धीरे धीरे प्योर फॉर्म में 1 है, वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। तो अब राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया, अगर ए लिक्विड जिसका पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म में पी नॉट ए है, उसका मोल फ्रैक्शन प्योर फॉर्म में 1 है, जैसे जैसे मिक्सिंग होती रहेगी, ठीक है, देखो उसका मोल फ्रैक्शन धीरे 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 इसके अंदर क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। तो जैसे जैसे मिक्सिंग करोगे तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ये देखो कम होता जा रहा है, ठीक है। और 0 पे अप्रोच कर गया वो, ठीक है, जब उसका बिल्कुल मोल फ्रैक्शन खत्म। पी नॉट बी है जिसका मोल फ्रैक्शन 1, मतलब वो प्योर फॉर्म में बढ़ा हुआ है, जैसे जैसे उसके अंदर मिक्सिंग करोगे तो उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मिक्सिंग के बाद जब मिक्सिंग हो जाती है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, या हाँ कम हो जाएगा, उसके मॉल मॉल फ्रैक्शन कम होते जा रहे हैं, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर, उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते जा रहे हैं, तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होता रहेगा। तो पी नॉट ए चेंज हो जाता है पी ए में, पी नॉट बी किस में चेंज हो जाता है, पीबी में। किस पे डिपेंड करता है, ये उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यही राउल्ट्स लॉ ने बताया था।
क्या बताया था? इट स्टेट्स दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, तो ये किसके लिए होता है? ये वॉलेटाइल लिक्विड के लिए होता है। द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कंपोनेंट है जैसे कि ए और बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल। पी ए इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे प्योर फॉर्म में जो था वो रख दिया। पी बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, प्योर फॉर्म में रख दिया। पी टी किसके इक्वल है? पी ए प्लस पी बी। अगर अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें जो फॉर्मूला में यूज होती है पीटी में, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। पी टी, पी ए की पुट करी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इतना पता, एक्स ए, यहाँ पर एक्स ए आएगा, एक्स ए। अब इतना पता है हमें कि यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। अब एक्स ए की वैल्यू पुट करें तो क्या बन जाएगा? पी टी, पी टी पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज क्लियर, ये हमारे पास राउल्ट लो है और ये उसका ग्राफ हो गया। अब ऐसा सोल्यूशन जो क्या करता है, राउल्ट लो को फॉलो करता है, मतलब उसका जो हमें बताया कि पार्शियल प्रेशर जो होता है आफ्टर ऑफ अ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉल फ्रैक्शन के। जो सोल्यूशन इसको फॉलो कर देते हैं ना उनको बोल देते हैं आइडल सोल्यूशन, इस लॉ को फॉलो कर देंगे। और जो इसको फॉलो नहीं करते वो होते हैं नॉन आइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, आइडल सोल्यूशन एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। आइडल सोल्यूशन आर दोज सोल्यूशन विच फॉलो राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। और जो नहीं करते वो क्या हो जाते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है जिसमें क्या करनी होती है, कॉम्पोजिशन निकालनी होती है वेपर फेज में। कॉम्पोजिशन मतलब कि मॉल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ वेपर फेज में। तो वो कैसे निकालनी होती है, ये फॉर्मूला है उसमें, ठीक है। पी ए, पी ए का मतलब है प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए of a solution, vapor pressure of a component B of a in a solution, ठीक है। solution मतलब जब उसकी मिक्सिंग हो चुकी है, मिक्सिंग से पहले वो P नॉट A और P नॉट B था, PB आफ्टर मिक्सिंग, PA आफ्टर मिक्सिंग, YA इज इक्वल टू P टोटल। YA मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन अ वेपर फेज, YB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ अ बी इन वेपर फेज। और पी टोटल कैसे निकालना है, पी ए प्लस पी बी। तो दैट इज वेरी सिंपल, आपने यहाँ पर वाई और वाई बी का यूज कर देना अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, कॉम्पोजिशन वेपर फेज में निकालने के लिए आ जाए तो, ठीक है। अब जो सोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं आइडल सोल्यूशन कौन से हैं, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो नॉन आइडल हो गए। जो आइडल सोल्यूशन होते हैं ना, डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग पे जीरो होता है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग पे जीरो मतलब ऐसे सोल्यूशन में ना तो हीट रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है, मतलब ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाएंगे ना एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो एक्सो और एंडो दोनों नहीं दिखाएंगे। ए और ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी, मतलब जो ए है वो कंपोनेंट ए हो गया, मतलब लिक्विड ए हो गया, लिक्विड बी हो गया। इनका जो बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बिल्कुल सिमिलर होगा ये जब दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। प्योर फॉर्म में ए और प्योर फॉर्म में बी दोनों मिक्स हो गए तो ए बी बन गया। इनका सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। एग्जाम्पल में एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरो क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टोलिन, इन ये सोल्यूशन हमें 3 एग्जाम्पल दे दिए। अब जो ये नहीं दिखा रहे हैं तो इसमें दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और क्या आंसर डेविएशन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कौन से होते हैं, जहां पर पहला जो प्योर फॉर्म में या तो ए या बी उसका उसकी बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आफ्टर मिक्सिंग जो बनने वाला है उससे, मतलब ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द ए बी। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है। डेल्टा एच मिक्सिंग का यहाँ पर क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, मतलब ये सोल्यूशन क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब करेंगे और हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, एंडोथर्मिक हो जाएंगे। डेल्टा वी मिक्सिंग पे पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम, डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की मिक्सिंग। तो जब ये सोल्यूशन जब बनता है ए बी का तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन,
प्रोपेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये इसके कुछ सोल्यूशन है। तो ध्यान रखना है, ये वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें या तो ए या बी, इन दोनों में से किसी एक में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जो कि इसके सोल्यूशन में नहीं बनेगी। या तो ए या बी, दोनों में से कोई एक हैज ऑलवेज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसलिए बहुत क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं पहले से। नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, वो कब होगी, जिसमें ए बी की जो बॉन्ड होगी, ए बी जो बॉन्ड होगी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले जो थे उनका इतना नहीं होगा, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, मतलब हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। डेल्टा भी मिक्सिंग पे माइनस में चला जाएगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देखे जाएं तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास बनते हैं क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, फिनॉल एंड एनालिन, H2 एंड H2SO4, H2 एंड HCl। ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें बाद में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। पॉजिटिव डेविएशन में पहले दिखी थी, इसमें क्या होएगा, बाद में दिखेगी। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो राउल्स लॉ में देखो, ये राउल्स लॉ था, ये हमने ग्राफ देखा तो ये राउल्स लॉ का था। जब इसमें पॉजिटिव डेविएट होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जब नेगेटिव डेविएशन, ये सारे ऊपर की तरफ चले जाते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, ब्लू लाइन से हम पॉजिटिव दिखाएंगे, पॉजिटिव इस तरह से दिखेगा, ऊपर चला जाएगा। और जब नेगेटिव डेविएशन होगी तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो, इस ग्राफ को ऐसे देखा जाए तो राउल्स लॉ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, राउल्स लॉ से नीचे आ जाती है। जहाँ पे था वो तो ओबे हो नहीं रहा, तो ऊपर की तरफ उसको फॉलो करेगा, नीचे की तरफ जब ऊपर चली जाती है तो पॉजिटिवली डेविएट हो गए, और जब नीचे आ जाते हैं तो नेगेटिवली डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द राउल्स लॉ एंड आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट है एजियोट्रॉप। ठीक है, एजियोट्रॉप के एग्जांपल्स जो हैं सिलेबस में हैं आपके। तो ऐसे ही आपको राउल्स लॉ, आइडल सोल्यूशन के एग्जांपल, नॉन आइडल सोल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, वो ए बी बी वाला कंसेप्ट, और उसके बाद जो उसके एग्जांपल्स हैं उनका ध्यान रखना है। एजियोट्रॉप का दूसरा नाम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे वो मिक्सचर होते हैं, टू और मोर लिक्विड, जिनका जो प्रोपोर्शन होता है उनको सिंपल डिस्टिलेशन से क्या है, डिफर अल्टर नहीं करा सकता। इसका दूसरा नाम ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है और उनको डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, उसको एजियोट्रॉप बोलते हैं। तो सिलेबस में इसका इतना ही पार्ट है फॉर द सीबीएसई बोर्ड, सिर्फ इतना ही करना है आपने। इसके टाइप होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल लर्न कर लेना, 95% ऑफ इथेनॉल। और जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उनको मिनिमम बॉयल एजियोट्रॉप बोलते हैं। मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रॉप होते हैं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, जिसकी प्रोपोर्शन लर्न करनी है आपने, कितनी कितनी होती है, 68% और 32%। 68% इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, 32% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो एजियोट्रॉप के अंदर ना कुछ ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना, वैसे ये बहुत वास्ट टॉपिक है, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, किसकी, सॉल्यूट की। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना है, जब कभी भी आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी तो आप ध्यान रखोगे, व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute is added to a volatile solvent। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल वर्ड यूज किया जाएगा ठीक इसके अंदर। तो रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जब कभी भी आपके पास देखो यहाँ पर प्योर है हमारे पास, क्या चीज प्योर है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, वॉलेटाइल है जैसे कि पेट्रोल, तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। बट जैसे ही हमने उसके अंदर कुछ नॉन वॉलेटाइल, ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल ऐड करा दिया, तो नॉन वॉलेटाइल क्या करेगा, उसका वेपर प्रेशर को कम कर देगा। अब उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, इजिली उड़ गए सारे के सारे, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। उसको टाइम लग रहा है इवेपोरेट होने में, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब उसके वेपर्स बनने का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो प्योर फॉर्म में था तो उसको प्रेशर को दे दिया P0, और जब उसकी मिक्सिंग हो गई तो उसको क्या बोल दिया, PS। ठीक है, कितना कम हुआ तो डिपेंड करता है जो चीज उसमें ऐड कराई गई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग non volatile solute,
द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सोल्यूट, जितना जितना उसमें सोल्यूट डाला। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये हमने रिलेटिव लोवरिंग निकालने की कितना रिलेट करेंगे, इज इक्वल टू एक्स बी कैसे निकालेंगे, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। बी इज फॉर द सोल्यूट, उसका मोल क्या है, ए इज फॉर द सोलवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इधर है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास सोल्यूट है, रेड वाले जो दिख रहे हैं ये हमारा क्या, यहाँ जो ब्लू वाले हैं सोलवेंट है, जो रेड वाले हैं ये सोल्यूट है। तो जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हुआ उसको रिलेट करो, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट, एंड इट इज इक्वल टू द एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक ध्यान रखना, वेपर प्रेशर जो होता है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो इतना ध्यान रखना, जब कभी भी नॉन वोलेटाइल को ऐड कराएंगे तो वोलेटाइल में, तो वेपर प्रेशर तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो गए तो मतलब इजिली इवेपोरेट नहीं हो पा रहा, तो वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का उसके इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। मतलब कोई भी लिक्विड को बॉईल कर रहे हो, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया, तो क्या बोल देते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। अभी मैंने आपको बताया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल रहे हो, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या था, सोल्यूट था, सॉल्वेंट था, जिसका वेपर प्रेशर क्या है, ये रहा, ठीक है। अब उसमें क्या कर दिया हमने, यहाँ पर कुछ नॉन वॉलेटाइल डाल दिया। नॉन वॉलेटाइल डाल देंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर लो हो चुका है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट T1 था, मान लो T1। तो उसके बाद सोल्यूशन का जैसे ही नॉन वॉलेटाइल डाला, वेपर प्रेशर हो गया कम। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा वो टेम्परेचर अटेन करने के लिए, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर कम होते ही, क्योंकि टेम्परेचर वो जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेयर के बराबर। अब वेपर प्रेशर ही क्या है, मतलब लो हो चुका है, अब उसको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगा, क्या है आपके पास, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल था वो इजिली उड़ गया, उसको जरा सी हीट दी वो उड़ गया, ठीक है। अब हमने उसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल डाल दिया, नॉन वोलेटाइल क्या कर रहा है, उसको इजिली उड़ने नहीं दे रहा, वेपोरेट नहीं होने दे रहा, तो हमें हीट देनी पड़ेगी, हीट देंगे टेम्परेचर लगेगा, तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हमें तो बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करना है ना। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल को ऐड कराते हैं, वोलेटाइल को ऐड कराते हैं नॉन वोलेटाइल के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। कितना एलिवेट हो जाता है वो निकालना हो हमने, तो वो कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी बी, ये फॉर्मूला होता है के बी इंटू में एम। एम क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी, ठीक है। और डेल्टा टी बी को निकालना हो तो वो क्या होता है, T2 माइनस T1, कितना इंक्रीज हुआ, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, लिक्विड फ्रीजेज ओनली व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड फॉर्म के बराबर हो जाता है। तो फिर से वही वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखते हो ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास अभी इस वक्त, ये नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। और जैसे ही इसके अंदर कुछ, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट को, ये नॉन वॉलेटाइल है, तो ये इसका वेपर प्रेशर था। अब इसके अंदर कुछ वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज को ऐड करा दिया, वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करा दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो गया, तो लेट अस सपोज कि ये इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, अभी T1 मान लिया, इसके ऊपर ये फ्रीज हो रहा था। फ्रीज कब होता है, जब उसका वेपर प्रेशर सॉलिड फॉर्म में चला गया, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ही लो हो गया, वेपर प्रेशर लो हो गया तो पार्टिकल्स क्या है, अभी प्रेशर उसका लो हो चुका है, तो अब वो ज्यादा, मतलब उसको और ठंडा करना पड़ेगा उसको सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए, मतलब टेम्परेचर को और लो करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर और लो होगा, तो देखो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा TF निकालना हो, इज इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ पे डेल्टा TF निकालते हैं, तो वो कैसे करते हैं, T1 माइनस T2, एम फिर से यहाँ पे मोलैलिटी होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, ये बॉईल करेगा।
फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अब कम टेम्परेचर तक, मतलब और ठंडा करना पड़ेगा इसको फ्रीज करने के लिए। बिकॉज दोनों केस में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर लो हो रहा है। वेपर प्रेशर लो क्यों हो रहा है, क्योंकि वोलेटाइल इंप्यूरिटीज ऐड हो रही हैं। वोलेटाइल इंप्यूरिटीज क्या करती हैं, वो वेपर प्रेशर को लो कर देती हैं। वो उसको सरफेस एरिया ही नहीं देती। देखो यहाँ पर देखा ना, वो सरफेस एरिया ही नहीं दे रही। यहाँ पर पार्टिकल्स ब्लू वाले कैसे उड़ते जा रहे थे, जैसे ही रेड पार्टिकल्स को ऐड कराया, वो उस ब्लू वाले पार्टिकल्स को बाहर जाने की जगह ही नहीं दे रही, उसको एस्केप होने ही नहीं दे रही। क्यों, क्योंकि वो वॉलेटाइल नेचर, नॉन वॉलेटाइल नेचर के हैं। वो नॉन वॉलेटाइल नेचर के हैं, तो वो उनको बाहर ही नहीं जाने देंगे, और बाहर नहीं जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखा। यहाँ ना इसमें इधर देखेंगे, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहले ये हमारे पास वॉलेटाइल था, और बाद में क्या हो जाएगा, ये नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, उल्टा लिख दिया था मैंने। तो ये वैल्यू ऑफ के एफ एंड के बी किस तरीके से निकालनी होती है आपने, ये उनका कुछ फॉर्मूला है। ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाते हैं, आर इज इक्वल टू एम ए इंटू के एफ स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रख लेना, सिर्फ आपको इसका एमसीक्यू आ सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब वाटर या कोई भी सॉल्वेंट मूव करता है सेमी परमिएबल फ्रॉम रीजन ऑफ टू लो टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, लो टू हाई क्या होना चाहिए, सोल्यूट, मतलब सोल्यूट कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, ये ध्यान रखना होता है। सोल्यूट की बात हो रही है, जहाँ पे सोल्यूट कम होगा, ठीक है, वहां से पानी मूव करेगा कहाँ पे, जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा। ठीक है, जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास शुगर सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन। जहाँ कंसंट्रेटेड लिखा है मतलब यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है, और जहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट सोल्यूशन लिखा हुआ है, वहां पे सोल्यूट कम है। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट लो टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होता है। मतलब क्या, इसका पानी यहाँ पर इस प्रोसेस को देखते हैं, अगर इस प्रोसेस को वाटर मॉलिक्यूल पासिस थ्रू द शुगर, तो पानी की मूवमेंट जहाँ पे शुगर कम है वहां से दूसरी जगह चला जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं शुगर कम है। ठीक है, शुगर इज लेस। यहाँ पे क्या है हमारे पास, शुगर इज मोर। ठीक है, वाटर का मूवमेंट होगा, जो ये ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं ये वाटर हैं, इसका मूवमेंट होगा फ्रॉम रीजन ऑफ लो टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूट। शुगर जहाँ पे कम है वहां से पानी का मूवमेंट हो जाना जहाँ पे शुगर ज्यादा है। तो देखो पानी सारा इधर जा रहा है, पानी इधर जाएगा क्योंकि चीनी इधर ज्यादा पड़ी हुई थी, सोल्यूट इधर ज्यादा हाई था। कब तक जाएगा, जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो रही, देख रहे हो लेवल कम हो गया पानी का। क्यों, क्योंकि वो दूसरी जगह चला गया। क्यों दूसरी जगह चला गया, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑस्मोसिस होती क्या है, ऑस्मोसिस होती है सोल्यूट की कंसंट्रेशन जहां पे कम हो उधर से पानी मूव करेगा कहाँ पे, जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है। ठीक है, माइंड में ध्यान रखो, एक तरफ आपके पास कंसंट्रेटेड चीनी वाला पानी पड़ा हुआ है, बिल्कुल प्योर चीनी वाला पानी है, दूसरी तरफ थोड़ी बहुत चीनी है। तो वो पानी जहाँ पे थोड़ी बहुत चीनी है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ज्यादा चीनी होगी। ठीक है, सोल्यूट की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब वाटर की मूवमेंट होती है उसको ऑस्मोसिस बोल दिया जाता है। और ये ऑस्मोसिस किसकी वजह से होती है, एक मेम्ब्रेन लगी होती है बीच में जिसको परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो मूवमेंट कराती है। ठीक है, दैट इज ऑस्मोसिस। एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है, वाटर मूवमेंट जब होती है सॉइल इनटू द प्लांट रूट्स, ठीक है, सॉइल से प्लांट रूट में फिर उसके बाद अपर पोर्शन में चली जाती है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होगी। जो प्रिजर्वेशन करके रखते हैं मीट की, फ्रूट्स की, बाय एडिंग सॉल्टिंग एंड शुगर, दैट इज फ्रॉम द ऑस्मोसिस। ठीक है, उसको बैक्टीरियल एक्शन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस। ठीक है, कोई भी फ्रूट है, कोई भी मीट चिकन वगैरह होते हैं उसके ऊपर सॉल्ट शुगर ये ऐड करा देते हैं। क्यों करा देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू उसको प्रोटेक्ट, जितना भी बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर वो क्या हो जाता है, श्रिबल हो जाता है, डाई हो जाता है, because of the osmosis process. The preservation of meat by salting and of fruit by adding sugar protects against bacterial action through the process of osmosis. A bacterium on salted bacteria जो है salt हो जाएगा, candid fruit
लूजेस वाटर, वो क्या करेंगे, पानी को लूज करेंगे और एकदम से लूज करेंगे तो श्रिवल डाई हो जाएंगे और उसमें क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, अभी ना ऑस्मोसिस होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, मतलब जो वाटर था उसकी मूवमेंट हो रही है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। अब इसको रोकना है, और जब इसको रोकना होता है ना तो एक प्रेशर लगाना पड़ता है कि ये रुक जाइए प्रोसेस। और उस प्रोसेस को रोकने के लिए देखो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है। तो जब यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं, पहले दोनों की कंसंट्रेशन, फिर पानी था धीरे धीरे कम हो गया, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अब इस जगह पे क्या लगाया जाएगा, एक प्रेशर लगाया जाएगा। ठीक है। जब वो प्रेशर लगा देते हैं तो उस प्रेशर को क्या बोल दिया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। टू काउंटर ऑस्मोटिक फ्लो, कि ऑस्मोटिक फ्लो ना हो, रोकना है उसको, मतलब बिल्कुल रोकना नहीं, मतलब उसको काउंटर करना है बस। some pressure must be applied to the solution in order to prevent pure solvent from going through the semi permeable membrane। ठीक है, कि ऐसा हो जो पानी है, जहाँ पे वो पानी फोम में पड़ा हुआ है, मतलब जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, वो उधर जाना क्या हो जाए, अब धीरे धीरे रुक जाए, तो एक प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, वो प्रेशर लगेगा तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। वो किसके इक्वल होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी, क्योंकि पानी जो है वॉल्यूम के अंदर क्या है, मिक्सिंग हुई हुई है, तो यहाँ पर मोलैरिटी की टर्म यूज होती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, कि वो पार्टिकल्स किस टेम्परेचर पे हैं। ठीक है। तो पाई इज द एस्मोटिक, पाई इज एस्मोटिक प्रेशर, सी इज हेयर molarity, R is gas constant, and T is the temperature in Kelvin। तो ऑस्मोसिस को काउंटर करने के लिए जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोल दिया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर जो बनी होती है वो कौन सी होती है, एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन की होती है, पिग ब्लैडर और पार्चमेंट, और सिंथेटिकली सेलोफेन की होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कहाँ पे होता है एप्लीकेशन, मतलब कि फिर से वही बात आ गई, ये एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो ये वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जहां पर प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का, या बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स का आप मोलर मास निकाल सकते हो। ये है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में नहीं निकाल सकते, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में नहीं निकाल सकते, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में निकाल सकते, इसमें निकाल सकते हो। क्यों, इसमें ऐसा क्या है, तो अगर आप सारी कॉलिगेटिव, मतलब चौथी ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, जितनी भी पहले करी, ये सिर्फ एक इकलौती ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर मोलैरिटी की बात करी गई, जिसमें सोल्यूशन की बात करी गई। ठीक है, सोल्यूशन वॉल्यूम की बात करी गई है, सोल्यूशन की नहीं, वॉल्यूम की बात करी गई है। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेयर मोलैरिटी इज यूज। ठीक है, तो मोलैरिटी की वजह से यहाँ पर हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, पॉलीमर्स, इनका मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है। इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये नॉट जर्नली हायर टेम्परेचर पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात नहीं कर सकते, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे बात होती है। और हाई पुअर सॉल्युबिलिटी हो जिनकी, उसका भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि पॉलीमर्स हैं तो उनका भी हम यहाँ पर मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल, ये हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब उसको पढ़ते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इज द होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीच बैलेंस। अब हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है, उस पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉरी। तो हमारे सेल जो हैं वो श्रिंक कर जाते हैं उस सोल्यूशन पे, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिसिटी सोल्यूशन में सेल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। और जब सेल के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ये, हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड फ्लूइड ऑफ ब्लड सेल 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है, जिसको नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन बोलते हैं इन आर बॉडी। ठीक है, जब मोर देन 0.9% हो जाएगा तो उस टाइम पे उस सोल्यूशन को क्या बोल दिया जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। अगर ये सलाइन सोल्यूशन हमारे ब्लड सेल के अंदर लेस देन 0.9% हो गया
तो सेल जो है स्वेल हो जाएंगे, उस टाइम पे इस सोल्यूशन को क्या बोल दिया जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो मोर देन 0.9 पे हाइपरटोनिक, और लेस देन 0.9 पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और ठीक है, सेम सेल के रहे, सेम साइज के रहेंगे तो नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा। टू सोल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, सो दैट इज अबाउट दी ऑस्मोरेगुलेशन दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो ऑस्मोसिस जो है हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही है, प्लांट्स के अंदर भी होती है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है घरों में भी हमारे आरओ लगा होता है, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है, तो मिट्टी वाला पानी जो आ रहा है उसको प्योर करना है, मिट्टी उसके अंदर से निकालनी है, तो ऑस्मोसिस का उल्टा कर दो अब। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास सॉल्ट वाटर है, यहाँ पर हमारे पास नमक वाला पानी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम ऑस्मोसिस को देखें तो पानी कहाँ पे मूव कर रहा था, जहाँ पे चीनी पड़ी हुई है, जहाँ पे मिट्टी ज्यादा है, चीनी की जगह मिट्टी कर देते हैं, सैंड पार्टिकल्स कर देते हैं, उसकी तरफ जा रहा था। अब हमने क्या करना है, उसका उल्टा करना है। ठीक है, नम चीन नम हमारे पास यहाँ पे सैंड प्लस वाटर है, तो जो एरो पहले इधर जा रहा था अब इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, तब हमने उसका उल्टा करना है, मतलब यहाँ से हमने हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मतलब मिट्टी वाला पानी जो है उसको प्योर कराना हो तो वाटर की मूवमेंट वहां पर होगी जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, वहां से वो किस तरफ जाएगा, जहाँ पे सोल्यूट कम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर। अब ओस्मोटिक प्रेशर तक तो क्या था, वो सिर्फ इतना प्रेशर था कि ओस्मोसिस रुक जाए, लेकिन ओस्मोसिस का उल्टा करना है, ओस्मोसिस रुक गई, उस प्रेशर को बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। बट अब और प्रेशर लगाओ, ठीक है, और प्रेशर, इतना प्रेशर लगाओ कि ये प्रोसेस जो पहले ऐसे चल रही थी उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रेशर लगा दिया। अब इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर ने। अब इतना और प्रेशर लगाओ हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जो प्रोसेस है उल्टा होना स्टार्ट हो जाती है। उस प्रेशर पे उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। Reverse osmosis takes place when a pressure higher than osmotic pressure is applied. At that pressure, the movement of water molecule or a solvent molecules moves from the high concentration of solute to the low concentration of solute. उस पे क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस किस में हेल्प करती है, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी के अंदर से नमक निकाल सकते हैं, और वो वाटर जो होता है वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, सो दैट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमें वाटर तो चाहिए ना फॉर कंजम्पशन के लिए, तो उसकी प्योरिफिकेशन जो है वो आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है, ये थी हमारी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, इन सब के अंदर हमने एनबी की बात करी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। ठीक है, एक्स मोलैलिटी की बात करो तब भी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, इनटू में ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास अगर मोलैलिटी की बात करी। ठीक है, एनबी तो आ गया था वेपर उसमें। अगर मोलैलिटी की बात करते हैं तब भी नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम आ जाता है, तो एनबी तो आएगा ही आएगा। और अगर एनबी आएगा तो मोलर मास भी आएगा। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ना मोलर मास आता ही आता है। ठीक है, मोलर मास नहीं आएगा तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। किसका मोलर मास, सोल्यूट का मोलर मास। अब ना सोल्यूट क्या होते हैं, अगर हमारे पास सोल्यूट कुछ ऐसे भी हैं जो क्या हो जाते हैं, एक सोल्यूट आयनिक होगा वो टूट जाता है। ठीक है, उसमें डिसोसिएशन हो जाती है। या कोई ऐसा है जो क्या हो जाता है, आपस में एसोसिएट हो जाता है, तो जुड़ रहा है या टूट रहा है, तो एबनॉर्मेलिटी आ गई उसके अंदर। मतलब एक किसी का भी मोलर मास ज्यादा हो गया या कम हो गया, अब उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई। किसकी वजह से आई, क्योंकि वो जो सोल्यूट है या तो एसोसिएट हो जाएगा या वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। एक वॉन्टऑफ नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, वॉन्टऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं इसके लिए। तो वो कैसे निकालना है, उसको आई से डिनोट करते हैं, नॉर्मल मोलर मास कितना है डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल कितना हुआ, मतलब कितना ज्यादा हो गया या कितना कम हो गया, उसको डिवाइड कर दो उससे।
तो आपके पास want of factor आ जाएगा। I observed colligative property divided by calculative colligative property। I total number of particles after association or dissociation divided by total number of particles before dissociation or association। ठीक है, तो ऐसे I निकाल सकते हैं। तो हम लास्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं I को निकालने के लिए। अगर डिसोसिएशन हो रही है, एक एग्जांपल लिया NaCl, ये Na और Cl में टूट सकता है, आयनिक है ये। तो बिफोर डिसोसिएशन देखें, बिफोर डिसोसिएशन उस पार्टिकल को अगर हमने 1 मान लिया तो अभी टूटा नहीं था, 0 0। उसके बाद अल्फा मान लिया कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, यहाँ पे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 थे, अगर 2 होते तो हम साथ में 2 लगा देते। अब आई निकालना है बिफोर डिसोसिएशन 1, ऊपर डिवाइड किया 1, इनका सबका एडिशन कर देंगे 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, तो यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन की बात करी तो हमारे पास कोई ए पार्टिकल है जिसमें हम बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। बेंजोइक एसिड आपस में क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, जिसका आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाया भी हुआ है। ठीक है, इसमें डाइमराइजेशन हो जाती है, ऐसे ट्राइमराइजेशन भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर डाइमराइजेशन 2A ये बन गया, या 1 यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये था हमारा बिफोर एसोसिएशन, ये आफ्टर एसोसिएशन। ये 1 ये टूटा ही नहीं, 0, ये 1 माइनस अल्फा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ये 2 था, ये इसका हाफ, यहाँ पे 1 है ना, तो जितना अल्फा है ये उसका हाफ है। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 ये उसका हाफ हो गया, तो अल्फा बाय 2 कर दिया। आई निकालेंगे, नीचे तो 1 रख देंगे, ऊपर रखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। 1 अल्फा में से हाफ अल्फा, मतलब 1 अल्फा में से हाफ अल्फा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो ये हो गया हमारा वांट ऑफ फैक्टर किसके निकालने के लिए, फॉर द एसोसिएशन। आप देख रहे हो आई जो है 1 से ज्यादा होगा तब होती है हमारे पास डिसोसिएशन। ठीक है, और आई जो है 1 से कम होगा तो हमारे पास क्या होगी, एसोसिएशन। तो इन चीजों का ध्यान रखना। आई जो है वो हमारा प्रॉपर 1 आ जाएगा तो वो सोल्यूशन क्या होता है, नाइदर डिसोसिएट, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, नाइदर डिसोसिएशन टेक्स प्लेस नॉर एसोसिएशन। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ कंसेप्ट थे। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड आयनिक जो होगा वो डिसोसिएट हो रहा है, लाइक KCl, तो K प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, 1 1, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आपको दे दिया FeCl3, तो आपने इसको डिसोसिएट किया Fe प्लस 3Cl नेगेटिव, तो टोटल कितने हो गए, 4। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपको दे सकते हैं, आई की वैल्यू निकालो। एज वी नो आई जो है 1 से ज्यादा होता है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, तो वो 1 से ज्यादा आनी चाहिए। 1 से कम होगा तो वो हमेशा किस में चला जाएगा, एसोसिएशन में चला जाएगा। 1 है तो वो कंपाउंड जो है वो टूटेगा ही नहीं। ठीक है, वो टूटने ही नहीं वाला, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सो दैट इज अबाउट दी वन शॉट ऑफ दी सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन चैप्टर यहाँ पर आपके साथ सारा जो कंसेप्ट था उसका आपको बता दिया गया है इसके अंदर। अब इसमें क्या बचते हैं, न्यूमेरिकल्स बचते हैं, तो आपके साथ जल्द ही न्यूमेरिकल सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी। आप अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये पूरा नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस तरह का और चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और भी जितने चैप्टर्स हैं आपको जल्द से जल्द चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको न्यूमेरिकल सीरीज चाहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।